देखिए, आज है 24 जून और देख लेते हैं कौन-कौन सी न्यूज़ इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, जो हम लोग देख सकते हैं। पहला आता है कि ईरान रिटेलिएटरी मिसाइल स्ट्राइक। देखिए, ये सब चल रही है कि ईरान, इज़राइल और यूएसए का इन्वॉल्वमेंट है। अभी क्या हुआ है कि अमेरिका ने ईरान पर जो 3 उनके जो न्यूक्लियर सेंटर्स थे, उन पर अटैक कर दिया। उसके बाद ही और ईरान ने भी उनके जो एयर बेसिस हैं अमेरिका के इन डिफरेंट कंट्रीज, आप बोल सकते हैं कि सर एयर बेसिस पे क्यों कर रहा है, लाइक अमेरिका सीधे क्यों नहीं कर रहा है, ईरान अमेरिका पे क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इंटर बैलिस्टिक मिसाइल चाहिए होंगी जो ईरान के पास अभी नहीं है, तो बहुत दूर पड़ता है इसलिए। तो उसने बोला कि हम यहाँ के जो भी बेसिस है वहाँ पर हम लोग अटैक कर देंगे। तो ये चलता रहेगा, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। द पॉइंट इज़ यहाँ पर क्या है कि अल उदय एयरबेस ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो कतर है, तो कतर की लोकेशन इम्पोर्टेंट है कि ईरान ने क्या करा है, कतर में जो अमेरिका का अल उदय एयरबेस है, उस पर अटैक कर दिया है। ऑफ कोर्स कोई कैजुअलिटी नोटिस नहीं की गई है, इंटरसेप्ट कर लिया गया। तो ये जो है ये न्यूज़ में है, ठीक है? उसको याद रखेंगे, अल उदैद एयरबेस इन कतर, और जो इराक में भी कुछ जो एयर बेसेस है वहाँ पर करा है, ठीक है? ये क्या है, अल उदैद जो बेस है, इट इज़ द लार्जेस्ट यूएस मिलिट्री फैसिलिटी इन द वेस्ट एशिया। तो वेस्ट एशिया में सबसे बड़ा जो एयर बेस है वो यही है। आउटकम यही चीज़ रही है, कतर सक्सेसफुली इंटरसेप्ट द मिसाइल। तो अभी कोई कैजुअलिटी को रिपोर्ट नहीं की गई है, लेकिन ये द अटैक केम इन द रिस्पांस ऑफ यूएस स्ट्राइक और ईरान न्यूक्लियर न्यूक्लियर फैसिलिटीज़। तो ये चीज़ है। तो कभी-कभी क्या होता है, यूपीएससी पूछ लेता है कि कौन-सी चीज़ न्यूज़ में है। अब ये चीज़ देख लीजिए, ये क्या है, यहाँ पर कतर है पूरा का पूरा। कतर की जो कैपिटल है दोहा है, दोहा के पास में ही अल उदैद एयर बेस है। तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि पूछा जा सकता है कि इट वाज़ अ न्यूज़, ये क्या है, कहाँ पर है, किस कंट्री में है, और ये एक स्टेटमेंट आ सकता है कि ये वेस्ट एशिया का सबसे बड़ा एयर बेस है अमेरिका का। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाएँगे। फिर क्या आता है कि देखिए, माओइस्ट मूवमेंट हमने कल भी डिस्कस किया था कि ये सब चल रहा है। अब इसमें क्या चीज़ आई है, इसमें ये आया है कि जो 1/3 जो माओइस्ट होते हैं वुमेन हैं। तो ये क्या है, ये नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। अगर हम लोग ईयर की बात करें, जैसे बात की जाती है कि 74 वुमेन माओइस्ट किल्ड इन 2024। तो लास्ट ईयर क्या हुआ, 74 वुमेन माओइस्ट थी जिनको मारा गया था। अगर हम 2025 की बात करें तो ये बढ़कर हो गया 82। सो आउट ऑफ 217, 217 में 74 वुमेन थी। अब हम बात करें यहाँ पर देखो 195 में से 82। कैन यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? कि यहाँ पर 217 से ये भी कम हो गया, बट ओवरऑल जो नंबर है वुमेन को बढ़ गया है। इसका मतलब क्या है कि इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन जो हो रहा है वुमेन का ज़्यादा होता जा रहा है। सो दिस ट्रेंड इंडिकेट्स ग्रोइंग फीमेल पार्टिसिपेशन इन नेक्स्ट मूवमेंट अक्रॉस द इंडिया। तो ये सब चीज़ें हमें समझने की जरूरत है कि वुमेन्स को ज़्यादा रिक्रूट किया जा रहा है, उनको ज़्यादा मोटिवेट किया जा रहा है नक्सलाइट्स में आने के लिए। अब बात आती है फैक्टर्स क्या-क्या हैं। सो फैक्टर बिहाइंड वुमेन्स रिक्रूटमेंट माओइस्ट ग्रुप क्या है, फॉर्मेशन बाल दस्ताज। तो ये बच्चों को क्या काम करते हैं, छोटे बच्चे होते हैं उनको माइंड वॉश करने के लिए उनको बचपन में ही छोटे बच्चों को ही अ, इस एक्टिविटीज़ में धकेल दिया जाता है। तो स्पेशल यूनिट्स इन्वॉल्विंग यंग चिल्ड्रन स्टेबलाइज्ड बाय द माओइस्ट ग्रुप। उनको पहले से बता दिया जाता है, स्कूल चिल्ड्रन को स्कूल को पढ़ने दिया नहीं जाता है। अब क्या होता है, उनके माइंड में पहले से ही ये डाल दिया जाता है कि जो गवर्नमेंट आपके अगेंस्ट काम कर रही है, इनके अगेंस्ट हमें लड़ाई करनी है। तो बचपन से ये काम करते हैं। बच्चे होंगे तो वुमेन्स भी होंगी, लड़के भी होंगे, लड़के भी होंगे। तो एक चीज़ रीज़न आती है। फिर आता है कोर्सिव रिक्रूटमेंट। सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर रिपोर्ट मैनी गर्ल्स आर फोर्स्ड इनटू जॉइनिंग, और कुछ ऐसी बोली जाती है कि लड़कियों को जानबूझ के जॉइन किया जा रहा है। कि भाई आपको एक वुमेन को एज़ अ ह्यूमन शील्ड की तरह यूज़ किया जाता है। तो ये कहीं न कहीं हम देखा जाता है, वुमेन्स को लोग थोड़ा-सा अलग तरह से देखते हैं। इसे देखते हैं कि उनको लाइक नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। कई सारी चीज़ें होती हैं, सिम्पैथी ज़्यादा होती है। तो क्या करते हैं, अपने सामने वुमेन को शील्ड बना के यूज़ करते हैं। ठीक है? फिर आता है कि चेंजिंग ऑर्गनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, टैक्टिकल शिफ्ट टू इंक्लूड मोर वुमेन इन कॉम्बैट एंड लीडरशिप रोल। और ये भी इनकी अलग सा स्ट्रेटजी भी रह चुकी है कि हम वुमेन को ज़्यादा रिक्रूट करेंगे, वुमेन्स के अपने कुछ फ़ायदे होते हैं। तो इन चीज़ों के लिए आता है। ठीक है? बस ये फोटो पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन आता है सब बोल सकते हैं कि एक नई चैलेंज हमें देखने को मिल रहा है। फिर आता है बीज उत्सव। देखिए क्या है कि बीज का मतलब होता है सीड्स एंड उत्सव का मतलब होता है सेलिब्रेशन। सो सेलिब्रेटिंग सीड सॉवरेनिटी। देखिए हुआ क्या है कि आई थिंक मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान कहीं यहाँ पर इनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहाँ पर बीज उत्सव मनाया गया है। सो यहाँ पर बीज उत्सव का मतलब क्या है कि जो बीज होते हैं, इंडिया के जो इंडिजिनस ब्रीड्स हैं, जो बीज हैं मतलब सीड्स हैं, उनको प्रमोशन की बात की जा रही है। सो द फेस्टिवल शोकेस हंड्रेड्स ऑफ द नेटिव सीड्स वैरायटी प्रिजर्व्ड बाय द ट्राइबल कम्युनिटीज। जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनकी जो लोकल बायोडाइवर्सिटी है उनको प्रिजर्व करती है, उनकी जो प्रॉपर सीड्स हैं उनको दिखाया जा रहा है, क्योंकि ये हमारी क्या है, ये सीड्स हमारी बायोडाइवर्सिटी को दिखाती हैं। तो इसके ऊपर खैर अलग टॉपिक बनाया जा सकता है कि इसका बेनिफिट क्या है, लेकिन ये चीज़ है कि हाँ, डाइवर्सिटी होना ज़रूरी है। हम डाइवर्सिटी का मतलब ये नहीं है कि डिफरेंट स्पीशीज़ हों, इवन एक स्पीशीज़ के अंदर डिफरेंट वैराइटीज़ भी हों, वो भी चीज़ ज़रूरी है। नॉलेज ट्रांसफर का काम भी करती है कि एल्डर शेयर सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस विद द यंग जनरेशन। तो यहाँ पर जो लोग मिल रहे हैं, बता रहे हैं कि हमने ये प्रैक्टिस करी, इसका बेनिफिट ये मिला है, हमारी यील्ड ये इंप्रूव हुई है। इसका क्या हुआ है कि लाइक थोड़ा जो हमारा जो फ़ायदा हुआ है, या कोई भी चीज़ ऐसी प्रैक्टिस हो सकती है, जो किसी एक जनरेशन को पता है, वो ट्रांसफर कर रही है बाकी नई जनरेशंस को।
क्लाइमेट रेजिलियंस के बारे में बात की जाती है। इंडिजिनस मेथड डेमोन्स्ट्रेट एडेप्टेशन ऑफ द चेंजिंग वेदर पैटर्न। हम लोग जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट क्लाइमेट चेंज है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी जो प्रैक्टिसेस है उनको चेंज करने की जरूरत है। हमें ऐसी प्रैक्टिसेस एक्सेप्ट करने की जरूरत है जो क्लाइमेट चेंज होने के साथ साथ विदहोल्ड कर सके। तो ये वाली यहाँ पर भी बात की जा रही है। यहाँ पर अच्छी आती है सर, तो लगभग इसके अंदर 9,400 ट्राइबल फैमिलीज पार्टिसिपेट अक्रॉस 3 स्टेट। द फेस्टिवल शोन 30% इंक्रीज सिंस लास्ट ईयर। तो हर साल होता है, इस बार 30% लोगों ने ज़्यादा वो किया है, इन्वॉल्वमेंट किया है। इसका मतलब क्या है कि लोग ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं, इसकी वैल्यू तो बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट आता है, यूपीएससी नहीं है लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि पेरिस से जो ओलंपिक्स हुए 2024 के, उन्होंने एक चीज़ बताई है कि इन्होंने वेन्यू कंस्ट्रक्शन के अंदर $2.7 बिलियन खर्च करे, सिक्योरिटी मेजर्स के लिए $1.8 बिलियन खर्च करे, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए $1.5 बिलियन खर्च करे। तो यहाँ पर होता है कि इवेंट ऑपरेशन के लिए भी लगभग 800 मिलियन खर्च कर चुके हैं। तो ये चीज़ दिखाती है कि अब कितने, जब हम लोग सोचते हैं कि इंडिया में क्यों नहीं हो रहे इवेंट्स ये, या कुछ हो सकता है इंडिया में कितना पार्टिसिपेशन क्यों नहीं है, द रीज़न इज़ वेरी सिंपल कि इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि हम किसी को इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करना बहुत खर्चा होता है। हाँ, ठीक है, उसके अलग बेनिफिट हैं, डिप्लोमेसी होती है, प्रमोशन और टूरिज़्म होता है, लोग आते हैं, जानते हैं कंट्री के बारे में, लेकिन एट द सेम टाइम फाइनेंशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ें हैं। फिर यहाँ पर आता है कि थर्स्ट वेव के बारे में बात की जा रही है, ये एक्चुअली नया वर्ड है। तो यहाँ पर क्या है, ग्लोबल वार्मिंग हैज़ इंक्रीज्ड एवरेज टेंपरेचर अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट्स। तो यहाँ पर क्या है कि यूएसए की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने ये बात की है कि हीट वेव का नाम सुना होगा। थर्स्ट वेव का यहाँ पर बात की जा रही है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है कि एवरेज टेंपरेचर बढ़ रहा है। सो हाई टेंपरेचर एक्सलेट मॉइस्चर इवैपोरेशन फ्रॉम सोइल एंड वाटर बॉडीज। अब मान लीजिए टेंपरेचर इंक्रीज हो रहा है, ऐसा क्या होगा कि जो पानी जो सूखता है, अब जाते जाते सूखेगा। मतलब जो आप एग्रीकल्चर में सोइल पे हैं या फिर वाटर बॉडीज है, पॉन्ड है, तालाब है, वहाँ पर क्या है कि टेंपरेचर ज़्यादा होगा तो टेम्परे पानी जल्दी सूखेगा। इससे क्या हो रहा है कि वाटर इवोपोरेशन की जो स्पीड है वो ज़्यादा हो रही है और ये थर्स्ट वेव को प्रमोशन दे रही है। सो रिड्यूस डाउन वाटर एंड सर्फेस वाटर अवेलेबिलिटी थ्रेटन एग्रीकल्चर इन कम्युनिटीज। अब पानी ज़्यादा सूख रहा है, इसका मतलब क्या, पानी की एक अवेलेबिलिटी लिमिटेड है, लेकिन इवोपोरेशन ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो कहीं ना कहीं से स्ट्रेस में आ जाएंगे। तो यहाँ पर कैसा होगा, अब कहाँ पर ग्राउंड वाटर भी जल्दी सूखेगा, मतलब उसको बाहर एक्सप्लोर करेंगे खेती बाड़ी के लिए, तो वो भी एक्सप्लोरेशन बढ़ ही रहा है। और जो वाटर अवेलेबल है, तालाब हो गए, रिवर्स हो गया, पॉन्ड्स हो गए, इनसे भी ऑपरेशन ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कम्युनिटीज़ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करेगा। सो साइंटिस्ट हैव टर्म्ड द फिनोमेना थर्स्ट वेव ड्यू टू द अनप्रेसिडेंट इवैपोरेशन डिमांड। तो इसी को बोला गया है कि इवैपोरेशन डिमांड की वजह से इसको बोला गया है थर्स्ट वेव। ठीक है, सो दीज आर द करंट अफेयर। आई होप कुछ सीखने को मिला होगा। जियोलॉजिकल टेंशन हो गई, इनसिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, आर्टिफिशियल नॉलेज जो अवेलेबल है, और क्लाइमेट क्राइसिस एक्सलेशन है। तो आई थिंक दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा इनिशिएटिव, प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।